म्यू एफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो एफ का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो आएगा यहां से, ज्यादा से ज्यादा इतना लगा सकते हो, इससे ज्यादा अगर लगाए तो फिर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि कई बार हमको ऐसा सिचुएशन डायरेक्टली दिखने वाला है जिसमें कि एंगल पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, एंगल पे फोर्स लग रहा होगा तो हमको डायरेक्टली फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स का वैल्यू पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर कैलकुलेट करेंगे, बट पता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो एंगल पे अगर फोर्स लग रहा है तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं ताकि स्लिपिंग ना हो, तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर। इतने फोर्स तक स्लिपिंग नहीं होगा। इसको याद करना है, रट लेना इसको। चलते हैं आगे। एक टर्म अपने को कई बार देखने को मिलेगा और वो टर्म है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझते हैं क्या है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सपोज ये कोई ब्लॉक है, किसी एक डायरेक्शन को इससे कोई फोर्स लगा रहा होगा, धकेल रहा होगा इसको, तो इस पे फ्रिक्शन भी आएगा, नॉर्मल भी आएगा। नॉर्मल तो है ही। सपोज इधर से हम धकेल रहे हैं तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, या इधर से धकेल रहे होंगे तो इधर फ्रिक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है मान लो। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि ये नॉर्मल फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये एक्चुअली में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये उन दोनों का कंपोनेंट है। अगर हमसे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाएगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया आर, आर से डिनोट कर रहे हैं इसको, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये अपना कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ या नेट कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तो अगर तुमसे किसी सरफेस पे पूछता है कि बताओ कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना कॉन्टैक्ट फोर्स, तो तुम एन का वैल्यू मत बता देना खाली, वो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ये भी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। तो एक्चुअली में देखा जाए कि नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या है, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और दूसरा सरफेस के पैरेलल या सरफेस के अलोंग। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। तो ये अपना कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो tan फाई एक्स अपॉन वाई मतलब फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, F बाई एन लिख सकते हैं। अब F जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। तो tan फाई F को 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और म्यू एन रख देंगे तो tan फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और tan फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एन रख दो तो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। एन तो म्यू एन रख देंगे यहां पर, tan फाई का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 0,
जब f को 0 रख दिए, और tan phi का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, तो f की जगह fs मैक्सिमम बाई n, और fx मैक्सिमम का वैल्यू म्यू n से n चला गया, tan phi का मैक्सिमम वैल्यू म्यू, तो tan phi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू म्यू, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू phi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। यहां से यहां तक वेरी कर सकता है। अगर तुमको, ये तो एक बात हो गई, अगर कभी तुमको दिया होता है ना किसी क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना है, ठीक है, तो बेसिकली इसका वैल्यू बताना चाह रहा होता है, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। म्यू के वैल्यू को इनडायरेक्टली बताने का तरीका ये है, तुमको बोल दिया कि देखो एंगल ऑफ फाई जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाई है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है, तो वो इस मैक्सिमम वाले सिचुएशन को बताना चाह रहा है। इसका मतलब tan फाई किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। तो तुमको म्यू देने का ये एक इनडायरेक्ट वे हो सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता देगा मतलब म्यू का वैल्यू बता दिया। तो जब भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता रहा है तो एक्चुअली में वो मैक्सिमम वैल्यू रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0 से लेकर tan इनवर्स म्यू तक वेरी कर सकता है। और कॉन्टैक्ट फोर्स जब भी पूछा जाएगा तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट बताना है, क्योंकि दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन पर देखते हैं कि फ्रिक्शन के बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। फ्रिक्शन ऑन inclined plane. Example. रफ इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, फिर से म्यू बोल रहा है, म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं बोल रहा है, बहुत अच्छा बात है, हम लोग भी अलग अलग नहीं मानेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू बताना है और साथ में ये बताना है कि ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू Fs मैक्सिमम म्यू इंटू एन के बराबर होता है। अब n कितना है ये देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज हमको बोला हुआ है, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इधर लग रहा है नॉर्मल, ऐसे लग रहा है mg, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक है तो नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा के बराबर है। दूसरा बात पूछ रहा है कि फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है। अब ध्यान रखना, ये आंसर मत दे देना, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है। फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है
तो भाई ये यहाँ पर रुका हुआ है, स्लिपिंग तो नहीं हो रहा है, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। स्लिपिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और यदि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना एक्ट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही एक्ट करता है जितने का रिक्वायरमेंट होता है। किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट? स्लिपिंग को रोकने के लिए रिक्वायरमेंट। तो देखो, इस mg का एक कंपोनेंट तो तुम इधर किए थे mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा इसको इधर स्लिप कराना चाहता है, परंतु फ्रिक्शन इसको रोक लेगा। फ्रिक्शन इसको रोका हुआ है, तो ये mg sin थीटा है जो इसको स्लिप कराना चाहता है, ये खींच रहा है। तो फ्रिक्शन को कितना लगना पड़ेगा? फ्रिक्शन को इस mg sin थीटा के बराबर लगना पड़ेगा। F जो है वो mg sin थीटा के बराबर है, तो बस ये इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आया? फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जितने का रिक्वायरमेंट है। किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट? स्लिपिंग को रोकने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया पहला सवाल। अब देखना दूसरा सवाल। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, यहां पे अपने को बिल्कुल भी नहीं फंसना है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल भी आता है और फ्रिक्शन भी आता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर बताना है तो हमको अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का वैल्यू बताना है। n का वैल्यू mg cos थीटा, mg cos थीटा का स्क्वायर, और फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा का स्क्वायर। तो mg बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1। तो यहां पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर लग रहा है। नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो है वो mg के बराबर है। बहुत सीधा सा बात है, हम लोग डायरेक्टली भी इसको जस्टिफाई कर सकते थे। कैसे देखना, इस ब्लॉक पर डायरेक्टली ये रिजल्ट कैसे आता? अब क्योंकि ये आ गया है तो हम लोग सोच पा रहे हैं कैसे। इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है और mg लग रहा है। अगर इन तीनों फोर्स, ये दोनों तो इसी का कंपोनेंट है ना, फ्रिक्शन, नॉर्मल और mg के इन्फ्लुएंस में अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इसके बराबर है और डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट है। फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट इधर आएगा और वो एग्जैक्टली mg के बराबर आना चाहिए, तभी ये दोनों कैंसिल हो पाएगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट अगर 0 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो वही मैग्नीट्यूड में बराबर आया है mg। ठीक है, आगे चलते हैं। चलते हैं आगे। इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। ये थीटा एकदम पहले 0 था, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज किया जा रहा है इंक्लिनेशन को। थीटा इज gradually increased. Find maximum value of theta
so that block does not slip. थीटा ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं, लास्ट कहां तक थीटा ले जा सकते हैं कि ये ब्लॉक का स्लिपिंग ना हो। इससे जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग याद रखेंगे, जो भी आंसर है वो एक रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है। ये लग रहा है नॉर्मल, नीचे mg, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। तो इसको स्लिपिंग से रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर आ रहा होगा। अब नॉर्मल का वैल्यू परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फोर्स बैलेंस करोगे तो नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा आ जाएगा। तो fs मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो म्यूएन के बराबर हो गया, मतलब म्यू mg cos थीटा। तो अब अगर स्लिपिंग नहीं होना है, देखो ये mg sin थीटा इसको नीचे पुल कर रहा है, फ्रिक्शन रोकने का कोशिश करेगा। तो mg sin थीटा ये जो पुल करने वाला फोर्स है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू fs मैक्सिमम। ये वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बराबर या उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो स्लिपिंग चालू हो जाएगा। सो mg sin थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू mg cos थीटा। mg से mg साफ, ये cos थीटा इधर आ गया तो ये बन जाएगा tan थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू। अगर tan थीटा म्यू या म्यू से छोटा है तो स्लिपिंग नहीं होगा, फॉर नो स्लिपिंग। तो स्लिपिंग का कंडीशन क्या हो गया? फॉर स्लिपिंग tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। ब्लॉक के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, समझना ये कंडीशन। ब्लॉक का मास क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी मास का ब्लॉक रखा हो, अगर tan थीटा का वैल्यू म्यू से ज्यादा हुआ तो ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, और अगर tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू है तो स्लिपिंग नहीं होगा। ये स्लिपिंग का कंडीशन आ गया इंक्लाइन प्लेन के लिए, इसको हम लोग याद रखेंगे और इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। करके देखते हैं। tan थीटा ग्रेटर देन म्यू दिया हुआ है, ये ब्लॉक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू। tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, इसका मतलब पक्का है ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हम लोग को ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, देखते हैं। अभी ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा क्योंकि tan थीटा का वैल्यू म्यू से ज्यादा है। इसका मतलब tan थीटा अगर म्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब जो इसको पुल करने वाला फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो चुका है। इधर अब सीधा सीधा इधर mg का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये इसको पुल कर रहा है और रोकने के लिए इधर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा? काइनेटिक, क्योंकि अब स्लिपिंग हो रहा है। म्यू इंटू एन के बराबर, अब म्यू तो सेम है, म्यू एस म्यू के सब सेम ही है, तो म्यू इंटू एन मतलब म्यू mg cos थीटा लग रहा है। स्लाइड कर रहा है, mg sin थीटा जो है वो म्यू mg cos थीटा से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन इज mg sin थीटा माइनस
म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन पर जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखने वाला बात है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास से इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर हम कोई भारी ऑब्जेक्ट रखें चाहे हल्का ऑब्जेक्ट रखें, म्यू और थीटा अगर वही है तो एक्सेलरेशन इतना ही रहेगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा होगा। अब मान लो ऐसा सिचुएशन है, ये एंगल थीटा, ये ब्लॉक है, इसको अप द प्लेन फेंक कर छोड़ दिया गया। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एंड distance traveled by the block till it comes to rest। रुकने तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है ये बताना है और इसका एक्सेलरेशन बताना है। अब कुछ नहीं दिया हुआ, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू लेस देन म्यू, और जरूरत भी नहीं है समझना। जब इसको ऐसे ऊपर फेंक दिया गया है तो ये स्लाइड कर रहा है ना, इसको रिलेटिव मोशन करवा दिया गया है, स्लिपिंग हो रहा है। तो एक तो mg साइन थीटा तो नीचे लग ही रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? जब ये ऐसे ऊपर स्लाइड करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू, क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर। क्योंकि अब फेंक दिया गया, वेलोसिटी दे दिया गया, तो स्लिपिंग हो रहा है, तो mg साइन थीटा भी नीचे और म्यू mg कॉस थीटा भी नीचे, तो ये इधर इसका एक्सेलरेशन होगा, रिटार्ड कर रहा होगा ये। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन m। सो एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। इतना एक्सेलरेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक टिल इट कम्स टू रेस्ट। रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? जब तक रुकेगा नहीं तब तक ये एक्सेलरेशन रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल किसके बराबर है? v के बराबर है, तो v स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस साइन के साथ रख देते हैं, g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो s का वैल्यू आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक टिल इट कम्स टू रेस्ट। रुकने तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर तुमको कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो इसका मतलब क्या निकलता है? कांटेक्ट का मतलब फिजिक्स में होता है नॉर्मल फोर्स। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो कांटेक्ट में है।
और अगर नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है तो कांटेक्ट में नहीं है। हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट सटा हुआ दिखे एकदम। फिजिक्स में सटा हुआ दिखना इज नॉट कांटेक्ट। कांटेक्ट होने के लिए नॉर्मल जरूरी है। नॉर्मल नहीं है तो वो कांटेक्ट में नहीं माना जाएगा। सीधा सा बात है, अगर तुमसे पूछता है कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं है, तो अगर नॉर्मल है तो कांटेक्ट में है, नॉर्मल नहीं है तो कांटेक्ट में नहीं है। जैसे सपोज एक सरफेस पे हम ऐसे एक ब्लॉक रखें और इसके सटा के दूसरा ब्लॉक रख दिया। हम लोग की भाषा में तो ये कांटेक्ट में है। स्मूथ सरफेस है ना, मान लो स्मूथ सरफेस पे दो ब्लॉक रखा हुआ है, दो ब्लॉक रखा हुआ है तो नहीं चल रहा है, एकदम सट के रखा हुआ है। हम लोग के हिसाब से तो ये कांटेक्ट में है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये कांटेक्ट में नहीं है। अगर पूछा जाए फिजिक्स में कि ये क्या है कांटेक्ट में है, तो भाई नॉर्मल है कि नहीं ये देख लो। तो ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल नहीं लगा रहा है। क्यों? अगर ये नॉर्मल लगा रहा होता तो M1 इस पर इधर देता और ये इस पे इधर देता, तो ये ब्लॉक इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो सट के बस रखा हुआ है, एक दूसरे को धकेलना नहीं चाह रहा है। तो सट के रखा हुआ है बट नॉर्मल क्या है? 0। हाँ, अब अगर हम यहां से ऐसे फोर्स लगा के धकेलना चालू करें, तब ये इसको धकेल के आगे लेके जाएगा। ये दोनों आगे जा रहा है ना, तो इस ब्लॉक को कौन आगे लेके जा रहा है? ये वाला ब्लॉक। अब यहां से फोर्स लगाने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल आ चुका है। अभी नॉर्मल नहीं है। तो बस हम इस बात से यहां यही समझाना चाह रहे हैं कि खाली दो ऑब्जेक्ट सटा हुआ दिखे तो वो कांटेक्ट नहीं है। फिजिक्स में कांटेक्ट का मतलब नॉर्मल। नॉर्मल है तो कांटेक्ट में है, नॉर्मल नहीं है तो कांटेक्ट में नहीं है। जैसे M1 और ग्राउंड कांटेक्ट में है, यहाँ नॉर्मल फोर्स है। M2 और ग्राउंड कांटेक्ट में है, नॉर्मल फोर्स है। M1 और M2 कांटेक्ट में नहीं है इस सिचुएशन में, क्योंकि दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 0 है। तो आगे का कुछ क्वेश्चन इसी बात पर बेस्ड है। हमको ये चेक करना है कि इज देयर नॉर्मल प्रेजेंट और नॉट। जैसे कि ये M1 और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1, M2 और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2। ठीक है। आइडेंटिफाई वेदर blocks are in contact or not. Identify whether blocks are in contact or not. इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट है कि नहीं है। मतलब सीधा वो पूछ रहा है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल है कि नहीं है। और अपने को डेटा दिया हुआ है कि थीटा जो है वो 37 डिग्री है, μ1 का वैल्यू 0.8, μ2 का वैल्यू 0.9। अच्छा, अभी तक तुम देख रहे होगे कि म्यू का वैल्यू हर बार हम लोग कुछ फ्रैक्शन में ले रहे हैं, 0.4, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9। तो क्या ये हमेशा फ्रैक्शन में ही होता है? 1 से छोटा ही होता है क्या? नहीं, ये सरफेस पे डिपेंड करता है और ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है ना। किसी किसी के लिए 1 से ज्यादा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 1 से छोटा रहता है, बट 1 से ज्यादा ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो कभी अगर तुमको 1 से ज्यादा इसका वैल्यू दे देता है तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, या कभी 1 से ज्यादा अपना आंसर में आ जाता है तब भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेटा है। अब हमको बताना है कि क्या 1 और 2 कांटेक्ट में है। तो देखो,
तुम्हारा जवाब बताओ क्या होना चाहिए? पॉज करके सोचो। आई होप सोच चुके होगे। देखो, अगर हम एक ब्लॉक को रखते हैं रफ सरफेस पर, ठीक है, ये स्लिप करना चाहता है कब? फॉर स्लिपिंग tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। tan थीटा अगर म्यू से ज्यादा हो गया तब तो ये स्लिप करेगा। अब यहां पर tan थीटा का वैल्यू कितना है? tan थीटा का वैल्यू, थीटा 37 डिग्री है, तो tan 37 डिग्री 3/4 दैट इज 0.75, और μ1 μ2 दोनों का वैल्यू 0.8 और 0.9 है, तो tan थीटा इज लेस देन μ1, tan थीटा इज लेस देन μ2। मतलब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 स्लिप करना ही नहीं चाहता है। समझना, ब्लॉक 1 को यहां पर फ्रिक्शन, उसका जो फ्रिक्शन है वो इसको रोकने के लिए सफिशिएंट है, ब्लॉक 2 को उसका फ्रिक्शन रोकने के लिए सफिशिएंट है। नॉर्मल यहां पर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि नॉर्मल तब आएगा जब M2 आगे जाना चाहेगा और वो M1 को धकेलेगा। मान लो M1 नहीं है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा गैप क्रिएट कर दो दोनों के बीच में, M2 और M1 को थोड़ा फासले पर रख दो, तो क्या M2 नीचे स्लिप हो के आना चाह रहा है? नहीं स्लिप हो रहा है भाई। M2 को उसका फ्रिक्शन ही रोकने के लिए सफिशिएंट है, स्लिपिंग का टेंडेंसी नहीं है। M2 और M1 को उन दोनों का रेस्पेक्टिव फ्रिक्शन ही रोक रखा है, तो M2 अगर नीचे आना चाहता तब वो M1 को धकेलता है। M2 नीचे नहीं आ रहा है, तो दोनों को फ्रिक्शन रोके हुए, तो दोनों भले ही सटा हुआ दिख रहा है देखो, लेकिन क्या M2 M1 को धकेलना चाह रहा होगा? नहीं, वो अपने बलबूते खड़ा हुआ है वहां पे, M1 से सहारा नहीं लेके रखा है। तो यहां पर नॉर्मल क्या हो गया? 0। ठीक बात है। डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये डेटा है μ1.6 μ2.7, थीटा का 37 डिग्री वैल्यू है, तो थीटा वही है, μ1 μ2 दे दिया गया है। आइडेंटिफाई वेदर ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट और नॉट। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या ब्लॉक स्लिप करना चाह रहा है? बिल्कुल। tan थीटा जो है वो अपना 3/4 के बराबर है, 0.75। दिस टाइम tan थीटा इज ग्रेटर देन μ1। ये 0.75 है और μ1 का वैल्यू 0.6 है, एज वेल एज tan थीटा इज ग्रेटर देन μ2। तो दोनों स्लिप करना चाह रहा है। तो बताओ नॉर्मल है कि नहीं है? यहां पे पॉज करके सोच सकते हो। तो जवाब है कि यहां पर नॉर्मल 0 है कि नॉन 0 है? नॉर्मल यहां पर अभी भी 0 है। क्यों 0 है? यहां पर क्या हुआ देखो, इफ tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, ठीक है, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है तो स्लिपिंग हो रहा होगा। ब्लॉक विल स्लिप, और अगर स्लिप कर रहा है तो फिर ये नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन इज g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये इसका एक्सेलरेशन है। तो म्यू जितना कम होगा, देखना, म्यू जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। तो म्यू का वैल्यू कम करोगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब इन दोनों में m1 और m2 में किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? तो जिसका म्यू कम है, μ1 कम है, मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, ये एक्सेलरेशन देख लेना, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो जिसका म्यू कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है।
तो इसका म्यू कम है ब्लॉक 1 का, तो ये ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे स्लिप करना चाहेगा और ये कम एक्सेलरेशन से स्लिप करना चाहेगा, तो ब्लॉक M2 तो पीछे छूट गया। A1 जो है